दोस्तों आपने ये सुना तो है ही हमेशा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन आपने कभी शायद इसको फील नहीं किया होगा। आज मैं आपको यहाँ फील करवाने वाला हूँ। जब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ आप ट्रांजिट करते हो, तो वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होना चाहिए। शुडंट बी लुक्स लाइक कि एकदम से सडन आपने वो रिदम तोड़ी और आप कुछ और लिखना स्टार्ट कर गए। आंखों पे पट्टी बांध के और ये सोच लेना कि मुझे तो बस इंटरलिंकेज करना है, किसी भी चीज को किसी से इंटरलिंक कर देना, वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं होती है और वो मैच्योर आंसर भी नहीं कहलाता है। दैट्स व्हाई यू फर्स्ट अंडरस्टैंड इंटरलिंकेज जरूरी है। एक इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर ये समझता है कि आप कहां तक की अंडरस्टैंडिंग रखे हुए हैं। यहां से यहां तक पहुंचने में आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन बहुत सारे मार्क्स एनहांस आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इट विल गिव अ क्वाइट पॉजिटिव इंप्रेशन। यहाँ पे आपको एक ज्योग्राफिकल इवेंट नजर आ रहा है, जैसे आपने एक एयर मास, ऑब्वियसली आप एयर मास को एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आपको लोकल विंड्स नजर आ रही हैं। और जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता है तो आपके सबसे पहले माइंड में जो स्ट्राइक करता है वो यही है कि इसकी डेफिनेशन लिख दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि किस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखनी है और किस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी आईएएस। आई एम कपिल भारद्वाज, ज्योग्राफी ऑप्शनल फैकल्टी। दोस्तों आपने ये सुना तो है ही हमेशा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन आपने कभी शायद इसको फील नहीं किया होगा। आज मैं आपको यहाँ फील करवाने वाला हूँ। और किस टर्म्स में देखने वाले हैं? जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू करते हो, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आप सोचते हो कि यार ये आंसर में ऐसी चीजें लिखूंगा, ये बॉडी पार्ट में लिख दूंगा, ऐसा डेटा यूज कर दूंगा, ऐसा डायग्राम्स बना दूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज जो स्टार्ट होती है ना, वो होती है आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। अब जब इंट्रोडक्शन से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको इंट्रोडक्शन काफी अच्छा लिखना पड़ेगा। बट सवाल यहाँ ये आता है कि अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है? कई बार मैंने सुना है कि इंटरलिंकेज करना टॉपिक्स का वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इंटरलिंकेज हम करते हैं और इंटरलिंकेज हम गलत डायरेक्शन में कर देते हैं। वो हमारे लिए अच्छा होने की बजाय ब्लंडर हो जाता है। आज मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाने वाला हूं कि कैसे कोई इंट्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, कौन सा बुरा हो सकता है। आप एक लेमन की फॉर्म में जब लिखते हो तो क्या लिखते हो और अच्छे इंट्रोडक्शन से क्या निकलता है। ऐसी बहुत सारी थीम्स हैं, ऑब्वियसली हम सारी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ थीम्स का आइडिया दे दूंगा। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसके इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, डेफिनेटली एक बार सोचना और फिर मेरे को जरूर बताना। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको भी पता है कि सबसे बेटर गाइडिंग लैंप क्या हो सकता है? बेस्ट गाइडिंग लैंप होता है पीवाईक्यूज। हम पीवाईक्यूज के सहारे से देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एयर मास एंड लोकल विंड्स। देखो ये क्वेश्चन जो है, या इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं किस कैटेगरी में रखूंगा? ऐसे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा जो कि डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक ज्योग्राफिकल इवेंट नजर आ रहा है, जैसे आपने एक एयर मास, ऑब्वियसली आप एयर मास को एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आपको लोकल विंड्स नजर आ रही हैं। और जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता है तो आपके सबसे पहले माइंड में जो स्ट्राइक करता है वो यही है कि इसकी डेफिनेशन लिख दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि किस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखनी है और किस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एयर मास एंड लोकल विंड्स। आपको भी पता है ये क्वेश्चन एयर मास और लोकल विंड्स के रिलेशन के बारे में है, ऑब्वियसली एयर मास के बारे में नहीं है। और अगर ये एयर मास के बारे में नहीं है, आइडियली यू शुडंट बी मेंशनिंग ओनली द डेफिनेशन। अगर आप सिर्फ एयर मास की डेफिनेशन को काम चला दोगे, पहले तो ये बताओ लोकल विंड्स ने क्या गुनाह किया था? आप इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन क्यों नहीं लिखोगे? और आइडियली क्वेश्चन क्या एयर मास पे कंसंट्रेट कर रहा है? क्योंकि इंट्रोड्यूस तो आप उस चीज को ही करोगे ना जिसके अंदर की बातचीत होगी। जैसे आप ऐसे समझो, मान लो कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है? एंड देयर विल बी सम विजिटर्स। ऑब्वियसली इवेंट जिसके अराउंड होने वाला है, आप उस इवेंट में उसी को इंट्रोड्यूस करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सभी को इंट्रोड्यूस करने लग जाओगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एयर मास एंड लोकल विंड्स। तो क्वेश्चन एयर मास के अराउंड नहीं घूमेगा। आपको यहाँ पे एयर मास की फॉर्मेशन, एयर मास की प्रॉपर्टीज, इनके बारे में कोई ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, इंटर रिलेशन बताना है। एक ऑप्शन तो हमारे पास क्या होता है, जनरली बंदा क्या लिखता है, एयर मास आर द लार्ज बॉडीज ऑफ एयर हैविंग यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी होती है ना? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म ह्यूमिडिटी, यही कंडीशन हमारे पास एयर मास की कहलाती है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है इस क्वेश्चन का, कम से कम भी नहीं तो एग्जामिनर के पास अगर 1000 कॉपी आ रही है ना, तो 700 कॉपीज में, 700 प्लस कॉपीज के अंदर ये डेफिनेशन लिखी होगी।
पहली तो चीज 700 कॉपीज सेम ही चीज रिपीट कर रही हैं, आपको ज्यादा मार्क्स क्यों? सबको सेम मिलेगा। और दूसरी चीज 700 पीपल ऑब्वियसली सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला, मतलब यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। क्या सोचना चाहिए उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां मैंने लिखा atmospheric circulation operates across multiple scale where large scale air mass provide broader thermal and moisture framework while local winds emerges as a region specific response to differential heating and pressure variations। ये मैंने क्यों लिखा? पहली चीज आपको दोनों चीजें नजर आ रही हैं, एयर मास और लोकल विंड। ऑब्वियसली आप क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हो, क्या एक्सप्लेन करने वाले हो, उसके ऊपर आपका इंट्रोडक्शन डिपेंड करेगा। तो आप एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने वाले हो, उस एक्सप्लेनेशन में आप क्या बताओगे? ब्रॉडर लेवल ऑब्वियसली एयर मास का होता है, लेकिन एयर मास के साथ-साथ में जब हमारे पास लोकल हीटिंग, लोकल प्रेशर ये सब वेरी करता है तो लोकल विंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी वेरी कर जाते हैं। ये इंटर रिलेशन आपको बताना है कि आने वाले टाइम पे आप इनके बीच का रिलेशन को डिफाइन कर सको। और ये इंट्रोडक्शन साफ-साफ बता रहा है कि एयर मास डोमिनेटिंग है, बट स्टिल लोकल विंड लोकल कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो लार्जर स्केल पे कौन डिटरमाइन कर रहा है? एयर मास। स्मॉलर स्केल पे कौन डिटरमाइन करना है? लोकल विंड। तो आपने दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन बेस्ड जाने के बजाय अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि आप क्या लिखोगे। आपको रिलेशनशिप बताना है, वैसे भी आपके पास दो की पॉइंट्स हैं, तो आप ईदर ऑफ देम को चूज नहीं कर सकते कि पहले आया उसी की डेफिनेशन लिख देता हूं, ऐसा भी नहीं चलेगा। आप यहाँ पे ये बताओगे कि दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंस है। एयर मास ग्लोबल लेवल पे चेंज करता है, जब लोकल चीजें चेंज होती हैं, हीटिंग चेंज होती है तो लोकल विंड्स उसके अंदर अटैच हो जाती है। ऐसा ही एक और ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है ना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब अगेन एक इवेंट है, ठीक है ना, ग्लोफ जो है वो एक इवेंट है। अब इवेंट है तो हो सकता है आप डायरेक्टली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि जब भी ज्योग्राफी हमें सामने नजर आ रही है, कोई इवेंट स्पेसिफिकली नजर आ रहा है, इट इज वेरी इजी फॉर मी कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन कैसी होंगी? ये होंगी। मोस्टली इंट्रोडक्शन क्या होगा? ग्लोफ रेफर टू द सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर लेक ड्यू टू ब्रीच ऑफ द नेचुरल डैम्स। हालांकि इसके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप समझो, आपने यहाँ पे नेचुरल डैम्स वर्ड को यूज किया है। उनकी ब्रीचिंग जब देखने को मिलती है तो हमारे पास ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, फिर से समझो, एक्सप्लेन द कॉजेस। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको स्ट्रेस यहां देना पड़ेगा? आपकी पूरी जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें कॉजेस के ऊपर आपका काफी सारा स्ट्रेस होगा। तो यू डोंट थिंक सो कि जिस बारे में आप बात करने वाले हो, लिस्ट इंट्रोडक्शन में उसकी एक डायरेक्शन आपको मिल जाए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि आप किस वे में बात करने वाले हो। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हमें डिफिकल्टी आती है, एंड व्हाट इज दैट डिफिकल्टी, कि जब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ आप ट्रांजिट करते हो तो वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होना चाहिए। शुडंट बी लुक्स लाइक कि एकदम से सडन आपने वो रिदम तोड़ी और आप कुछ और लिखना स्टार्ट कर गए। आपको पता है एनसीईआरटी को अच्छा क्यों माना जाता है? आज एनसीईआरटी की लैंग्वेज को एक बार दोबारा से पढ़ने की कोशिश करना। आप देखना कि एक पैराग्राफ से दूसरा, एक इंट्रोडक्शन से दूसरे पार्ट पे कितना जबरदस्त इंटरलिंकेज होता है और बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है। वो स्मूथ ट्रांजिशन आपको अपने एग्जाम में भी करना है। एंड इस वजह से इंट्रोडक्शन को आप अगर अलग से देखोगे अपने पूरे क्वेश्चन से, तो आप वो स्मूथ ट्रांजिशन कभी नहीं कर पाओगे, एंड दैट विल बिकम अ ब्लंडर फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग क्या होती है? फाइटिंग ये है कि सर मेरे को किसी तरीके से 1 या 2 नंबर ज्यादा मिल जाएं। अगर एक क्वेश्चन में 1 नंबर भी आपको ज्यादा मिल गया, आप 20 क्वेश्चन एवरेज किसी पेपर में कर रहे हो, 20 मार्क्स आप एक ही क्वेश्चन के अंदर एडवांस लेवल पे हो। 7 पेपर की अगर मैं बात करूंगा तो आप सोचो 140 मार्क्स आप एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हो, ठीक है? एंड कीपिंग सम हाइजीन इनटू इट, आपकी नॉलेज वही थी, आपने बस उसको थोड़ा-सा एनालाइज किया, सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया और फिर उसको आपने करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें? आइडियली ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे हमारे पास होगा, जो पार्ट हम देख सकते हैं, increasing retreat of Himalayas glacier under climate change has led to rapid formation of unstable glacial lake, making Glof one of the most serious mountain hazard in the recent decade। ठीक है, आपने लिखा कि हिमालयाज के अंदर
जो ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है उसकी वजह से रैपिड अनस्टेबिलिटी ग्लेशियल लेक्स में देखने को मिल रही है और जिससे कि इस डिकेड में आपको काफी ज्यादा हजार्ड रिलेटेड टू द लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिल रही है। दिस इज समथिंग जिसमें कॉजेस के बारे में आपने हल्का बहुत कुछ मेंशन किया, लेकिन इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए एंड दैट इज कि आपको इवन करंट एग्जांपल्स के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए चीजों को, ताकि आपको ये पता हो और आप एग्जामिनर को भी ये बता सको कि आई एम नॉट समवन हु इज जस्ट डूइंग द static part of it. I am someone who is aware about my surrounding. Whenever something is happening in my surrounding, मैं उसको इंटररिलेट करता हूँ, मैं अपने सिलेबस के पार्ट से देखता हूँ और जो नॉलेज मेरे पास है मैं उससे अपने आउटर पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं अप्लाइड ज्योग्राफी। अप्लाइड ज्योग्राफी आप ध्यान रखते हो। इससे एक और फायदा होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट को लेके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा होगा उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप भी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बातें कर रहे होंगे। ये रेजोनेंस कहलाता है। देखो क्या होगा, Himalayas are witnessing the paradox where shrinking glacier are simultaneously increasing disaster vulnerability through rapidly expanding glacial lakes, evident from the recent Gulf of Sikkim and Uttarakhand। ठीक है ना, आपने यहाँ पे कुछ स्टेट स्पेसिफिक बात कर दी है और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ज्योग्राफी में ऑप्शनल में स्पेसिफिकली आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने सिलेबस की चीजों के बारे में थोड़ा मेंशन करो, आप अपनी आइडियोलॉजी को भी मेंशन करो। यहाँ पे क्या आइडियोलॉजी आ रही है? जब भी आप ज्योग्राफी के बारे में बात करते हो ना, तो दो चीजों पे हमेशा फाइट रहती है, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पे हमेशा फाइट रहती है। और जब रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पे फाइट रहती है एंड व्हेन एवर इट कम्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट, यू मस्ट ऑलवेज बी सपोर्टिंग द रीजनल ज्योग्राफी। मैं आपके ऊपर इंपोज नहीं कर रहा, आप खुद सोच के देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट रीजनल ज्योग्राफी को सपोर्ट ना करे, क्यों हमारे पास सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल आता है, फिर एसडीएमए का आता है, जाके फिर एनडीएमए का रोल आता है, क्योंकि इमीडिएट रेस्पॉन्डर कौन होता है? डीडीएमए। ऑब्वियसली रीजनलिज्म पे फोकस करना चाहिए और अगर रीजनलिज्म पे फोकस करना चाहिए तो यू मस्ट टेक एग्जांपल फ्रॉम द रीजनल एरियाज व्हिच गिव्स यू सिक्किम एंड उत्तराखंड रीजन, जहां पे ग्लाफ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, एक इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर ये समझता है कि आप कहां तक की अंडरस्टैंडिंग रखे हुए हो। यहां से यहां तक पहुंचने में आपको बहुत थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन बहुत सारे मार्क्स एनहांस आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इट विल गिव अ क्वाइट पॉजिटिव इंप्रेशन। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और है कि सर, ये दो क्वेश्चन जो मैंने दिखाए हैं, ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन बेस्ड थे। कई बार क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा भी आ जाता है जिसमें सच कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन ही इस टाइप का है कि जहां पे आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को उठा के डेफिनेशन लिखो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता। देन व्हाट यू विल डू? अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। ऑब्वियसली मैं तो यहां भी प्रमोट नहीं कर रहा कि जब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कॉजेज के बारे में बात की गई है तो आप उसकी डेफिनेशन सिर्फ लिखो, उससे काम नहीं चलेगा। एयर मास और लोकल विंड के इंटररिलेशन की बात हो रही है और आप सिर्फ एयर मास को डिफाइन कर दो, उससे इंट्रोडक्शन में काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, कोई पूछ रहा है व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, पूछ ही लिया उसने, तो फिर डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हो। लेकिन जब नहीं पूछा है और वहां किसी दो चीज की इंपॉर्टेंस मिल सकती है या कोजेस के बारे में बात हो सकती है, तो डेफिनेटली इफ इट इज अ डिजास्टर यू मस्ट प्रमोट द रीजनल ज्योग्राफी इन दैट सेंस, और ये इंट्रोडक्शन फिर आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन व्हाट इफ मैं कीवर्ड पकड़ ही नहीं पा रहा हूं? सर, आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहां तो, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो जिसमें आप कीवर्ड पकड़ ही नहीं पा रहे। क्वेश्चन में क्या कहा है? व्हाई इज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब डिफरेंट इन इंडिया? यहां पे पूछा गया है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, फिर क्या बोला? कंपेयर देयर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम विद एग्जांपल्स। अब आप क्या करोगे? क्या आप शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करोगे? क्या आप शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करोगे? और एज सच कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी नहीं है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू? ऑब्वियसली आपके माइंड में क्लिक करेगा कि किसी ने बताया था, ऑब्वियसली आपके टीचर्स ने गाइड किया है कि भाई आप मल्टी डायमेंशनल इंट्रोडक्शन लिखा करो, ट्राई टू इंटररिलेट इट विद द थिंग्स। और ये इंटररिलेशन माइंड में जब स्टूडेंट के आएगा तो वो धड़ से कहीं ना कहीं इंटररिलेट करने की कोशिश करेगा। अब इंटररिलेशन करने के लिए सबसे पहले आता है सर शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो क्यों ना मैं ये लिख दूं
The scheduled caste and scheduled tribe are socially disadvantaged community recognized under the constitution. ठीक है, बड़ा अच्छा लगा कि आपने पॉलिटी को इंटर रिलेट किया, लेकिन मैं बोलूंगा कि इस इंट्रोडक्शन में अगेन आपने ब्लंडर कर दिया है। Why so? अब देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। ठीक है, Why is the pattern of population distribution of scheduled caste and scheduled tribe different in India? आपको ऐसा नहीं लगता the question is talking about spatial arrangement, and if the question is talking about spatial arrangement, the distribution, and then the socio-economic condition, nowhere question wants to talk about the constitutionality and their rights. At least mention कहाँ है इसके बारे में तो बात नहीं करना चाहता। तो हम जबरदस्ती पॉलिटी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये इसमें स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्टूडेंट ने इसके अंदर मेहनत नहीं की है, ऑब्वियसली मेहनत की है। उसने दिमाग लगाया है कि यार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होती, डेफिनेटली मैं एक असेंबलीज बना सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ। तो हार्ड वर्क भी था और मेहनत भी थी, नॉलेज का भी यूज किया और इंटरलिंकेज भी किया। बट क्या क्वेश्चन की डिमांड थी? और अगर नहीं थी तो हमने हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को खराब कर दिया। वी मस्ट डू समथिंग एल्स। नाउ क्या कर सकते हैं? और तो क्वेश्चन जब स्पेशल अरेंजमेंट पे बात कर रहा है, क्यों ना हम स्पेशल अरेंजमेंट के अराउंड ही अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, ताकि वहीं से हम आगे ट्रांजिशन कर पाएंगे और वहीं से आगे हम अपनी एक्सप्लेनेशन को दे पाएंगे टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो व्हाट यू कैन राइट, द शेड्यूल कास्ट आर प्रीडोमिनेंटली concentrated in the fertile plains and agrarian region of India. Definitely it is there. आप शेड्यूल कास्ट के डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे इनके एस्टेब्लिशमेंट की आप बात करोगे, प्रीडोमिनेंट कंसंट्रेशन की बात करोगे, तो यू विल फाउंड इन एंड अराउंड द एग्रीकल्चरल एरिया शेड्यूल कास्ट काफी ज्यादा है। लेकिन जब शेड्यूल ट्राइब की बात आती है तो उससे क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब हमारे पास फॉरेस्ट एरिया, हिली एरिया, जोग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज के अंदर ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना? और उन्हीं की ट्रेजेक्टरी उस मार्जिनलाइजेशन के हिसाब से चलती रहती है। पता है, इस इंट्रोडक्शन से आपने एक और चीज जो इंट्रोड्यूस कर दी है, एक और चीज जो एग्जामिनर के माइंड में डाल दी है, वो क्या है? देखो, आप आगे पढ़ते इस क्वेश्चन को तो आपको पता लगता, कंपेयर देयर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विद एग्जांपल्स। आपको ऐसा नहीं लगता सर शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम अलग है, शेड्यूल ट्राइब की प्रॉब्लम अलग है, तो डेफिनेटली मुझे इंट्रोडक्शन से ही ये पार्ट लेके चलना चाहिए कि मेरा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर टू डिफरेंट थिंग। इसलिए आपने स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहां बता दिया शेड्यूल कास्ट एग्रेरियन इकोनॉमी में मिलती है, शेड्यूल ट्राइब आइसोलेटेड ज्योग्राफिक एरियाज में मिलती है। अब जो आपके अग्रेरियन इकोनॉमी में मिलेगा तो हमें ये पता लगेगा कि अग्रेरियन इकोनॉमी में लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा कास्टिज्म करते हैं, कास्ट डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, अनटचेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, राइट्स का वॉयलेशन काफी ज्यादा होता है, क्राइम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम जो होंगी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स मेन स्ट्रीम सोसाइटी की प्रॉब्लम है। लेकिन जब शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे तो आई डोंट वांट टू से कि वो उनकी प्रॉब्लम कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। प्रॉब्लम ये भी है कि क्या उनके पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, प्रॉब्लम ये भी है क्या उनको लैंड राइट्स मिल रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ में हेल्प कर पा रहा है, प्रॉब्लम ये भी है कि क्या उनके लैंग्वेज कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, सेफगार्ड कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई हेल्थ आउटब्रेक होता है, कोई आपका डिजास्टर आती है, जैसे कोविड टाइप की सिचुएशन बनती है, तो क्या शेड्यूल ट्राइब के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना शेड्यूल कास्ट से। तो हम उनको डिफरेंट रीजन के हिसाब से, स्पेशल अरेंजमेंट के हिसाब से, आप साफ साफ यहाँ इंडिकेट कर रहे हो कि वहां डिवीजन बहुत क्लियर होगा। और इस वजह से मैं कहता हूं कि सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के और ये सोच लेना कि मुझे तो बस इंटरलिंकेज करना है और किसी भी चीज को किसी से इंटरलिंक कर देना, वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं होती है और वो मैच्योर आंसर भी नहीं कहलाता है। दैट्स व्हाई यू फर्स्ट अंडरस्टैंड इंटरलिंकेज जरूरी है। हमने भी यहाँ इंटरलिंकेज किया है ज्योग्राफी से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा था, तो हमने ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवीजन करने की कोशिश की ताकि आगे वाले पार्ट में उसको डिफाइन कर सके, हम बता सके कि शेड्यूल कास्ट की ये प्रॉब्लम है, शेड्यूल ट्राइब की ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना? एंड ऑब्वियसली कंक्लूजन में बॉडी में क्या लिखना है वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे बताना, लेकिन एक असाइनमेंट भी अभी मैं दूंगा, उसके बारे में सोचना और कमेंट में जरूर बताना। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हम डेफिनेशन
नहीं लिख पा रहे थे। एक और क्वेश्चन ऐसा है, क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया? डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोवाइन पॉपुलेशन। ठीक है? आपके पास फिर से क्वेश्चन कैसा है कि सर डेयरी सेक्टर के चैलेंजेस पूछे हैं। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा-थोड़ा किस चीज से रिजेंबल कर पाओगे? यहां देखो। आपको ऐसा नहीं लग रहा एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, कॉजेस ऑफ ग्लेशियर लेक, चैलेंजेस ऑफ डेयरी सेक्टर। आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ऑब्वियसली ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है जिसकी डेफिनेशन बन सकती थी, तो फिर भी आसान हो गया था सोचना। एक बहुत मतलब रफ सा इंट्रोडक्शन आप फिर भी लिख सकते हो। वहां तो कुछ ऐसा नहीं है। डेयरी सेक्टर की क्या डेफिनेशन लिखोगे आप? ठीक है ना? तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको लग भी रहा है कि वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप ये देखो कि रिलेशनशिप थोड़ा-सा वैसा ही है। कॉजेस ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और यहां पे आपको क्या पूछा गया है? चैलेंजेस ऑफ डेयरी सेक्टर। इंटर रिलेट हो रहा है? इंटर रिलेट हो रहा है अगर, तो वहां हमने क्या किया था? सर वहां पे हमने ये कोशिश की ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के अंदर कि हम रीजनलिज्म पे जाएं। हम वहाँ की ज्योग्राफी को देखने की कोशिश कर रहे थे, और हमने सिक्किम और उत्तराखंड के एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस किया था। और उसके साथ-साथ में हमने ग्लोबल वार्मिंग को भी इंट्रोड्यूस किया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियल रिट्रीट होता है, उससे हमारे पास नेचुरल बैरियर टूट जाएँगे, जो कि सिक्किम और उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उससे हमारा इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा बन गया था। यहाँ बंदा क्या लिखेगा? यहाँ बंदे को एक तो फिर से वही ध्यान आएगा कि जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट में आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दो। तो क्यों ना सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जाए? अपने आप में तो अच्छा ही लिखेगा स्टूडेंट। अच्छा इंट्रोडक्शन लिंकेज करके लिखेगा और डेटा को इंट्रोड्यूस कर देगा। क्या बोलेगा? डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 5% in Indian economy and 25% of the total agricultural GDP is an important sector for the Indian economy. एंड ये इंट्रोडक्शन कहीं से भी बुरा नहीं है, ऐसा हमें फील हो रहा है। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन कहीं से भी बेकार नहीं है, दैट्स वेरी जेन्युइन। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, यही क्वेश्चन व्हाट आर द चैलेंजेस टू द डेयरी सेक्टर इन इंडिया, अगर यही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछा होता बजाय कि ज्योग्राफी के, तो भी क्या इंट्रोडक्शन सेम होता? और अगर ज्योग्राफिकल नीड और इकोनॉमिकल नीड को हम, इकोनॉमिकल स्टडीज को और ज्योग्राफिकल स्टडीज को हम सेम मानते हैं, तो फिर सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होगा? हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बीइंग स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, यू मस्ट थिंक समथिंग ज्योग्राफिकल। ठीक है ना? बहुत अच्छा क्या होता है? बहुत अच्छा ये होता है कि आप क्या करो, जब भी कोई ऐसे चैलेंजेस की बात आए, तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज आप सोचोगे पहले तो, क्या? कि भाई चैलेंजेस ऑब्वियसली प्रेजेंट में होंगे। प्रेजेंट में चैलेंजेस की बात हो रही होगी, तो आप उस टॉपिक को हिस्टोरिकली ले जाने की कोशिश करो। हिस्टोरिकली देखो कि क्या अचीवमेंट हो रही है और उसके बीच में कहीं चैलेंजेस हैं, या फिर शुरू से ही चैलेंजेस होते आ रहे हैं। आपको एक और चीज भी पता होनी चाहिए, जब भी यूपीएससी इस टाइप से चैलेंजेस की बात करता है, तो इसका मतलब या तो सरकार उसको अभी प्रीडोमिनेंटली बढ़ाना चाहती है, या फिर हो सकता है हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कहीं न कहीं, लेकिन अब कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं ताकि हम और स्टेप अप कर सकें, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो हम अभी भी वर्स्ट परफॉर्म करते आए हैं, करते रहे हैं और आगे आने वाले टाइम पे हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे इंडियन एयरलाइंस के बारे में क्वेश्चन पूछा, मतलब स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ कि हम एयरलाइंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना? एयरवेज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तो सेफ्टी ऑफ एयरवेज हम वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, आगे आने टाइम पे हमें सीखना है, इससे अच्छा करना है। लेकिन डेयरी सेक्टर की क्या स्टेज है? आप एक इंट्रोडक्शन में ये पार्ट लिख सकते हो, हिस्टोरिकली उठा के लाओ और फिर आगे उसको बढ़ाओ कि इंडिया इज रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन सिंस 1998, नाउ कंट्रीब्यूटिंग 25% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, yet a significant section of its dairy economy continues to suffer from low productivity, fodder deficit and fragment supply chain। इससे क्या हुआ? आपने चैलेंजेस की डायरेक्शन दी, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। एक्चुअली जो क्वेश्चन की डिमांड है, अगर आप उसको खींचते रहोगे, बहुत बाद में जाके क्वेश्चन की डिमांड आती है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जामिनर विल गेट इरिटेटेड फ्रॉम यू कि आप जो कोर पॉइंट है जिसको एड्रेस करना ही चाहिए, उसके लिए इन एंड अराउंड हम घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। जैसे कि हमने अगले पिछले 20 मिनट के अंदर हमने 3 से 4 से 5 क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पे बात की। अब मैं इसको घुमा रहा होता, अभी तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाया होता, आपको मजा थोड़ी आता कि एक्चुअली क्या होता है। इसलिए ट्राई करो कि बड़ी जल्दी ही आप अपने क्वेश्चन के मेन पार्ट की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है? तो आपने यहाँ पे किया कि ठीक है, फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आपने डाल दिया। ये इंट्रोडक्शन का डेटा क्या ये भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपको चैलेंजेस साथ में डालने चाहिए। ठीक है ना?
ताकि आपको ये पता लगे कि सप्लाई चेन पे हम बात कर सकते हैं, हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे, फॉर द डेफिसिट के ऊपर बात करेंगे। एग्जामिनर विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि आपके माइंड में सीधे-सीधे आइडियाज हैं चैलेंजेस के बारे में, ठीक है? अब आपके मन में अगर ये आ रहा है कि सर ये कैसे लिखेंगे बोवाइन पॉपुलेशन का क्या यस वी विल टॉक अबाउट इट हम मेन बॉडी पे भी आएंगे बट टुडे वी आर जस्ट फोकसिंग अपॉन इंट्रोडक्शन को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं बट आई होप यू आर गेटिंग कि जब भी आपके पास में क्वेश्चन की जो नीड है उस नीड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ऐसा डेफिनेशन बेस जाने की कोशिश मत करो या फिर लार्जरली ही आप सिर्फ डेटाबेस पे खेलने की कोशिश करोगे नहीं आपका पार्ट क्वेश्चन को जरूर एड्रेस करना चाहिए ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है तो अगर मैं थोड़ा-सा एक पैटर्न सिचुएशन बताऊँ आपको और उसकी बेस्ट इन्फो टाइप बताऊँ, जब भी ज्योग्राफिकल प्रोसेस है, तो प्रोसेस जो है वो इंट्रोडक्शन में आएगा, लेकिन उसको कॉज़ के साथ में। जब भी डिजास्टर की बात की है, कॉज़ इफेक्ट में डिफाइन करेंगे। सोसाइटी की जब बात की है, तो हम कॉन्ट्रास्ट दिखाएँगे, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट किस लेवल पे हम दिखा सकते हैं? सोसाइटल लेवल पे कॉन्ट्रास्ट हम दिखा सकते हैं। जैसे हमने एससी-एसटी या के बारे में बात की, तो हमने दिखाया कि कहाँ-कहाँ पे दोनों लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है ना? एग्रीकल्चर पे जब भी बात होगी तो पैराडॉक्स पे बात करो। जैसे हमने अभी डेयरी फार्मिंग पे बात की तो हमने बताया पीछे से यहाँ तक क्या हो रहा। ठीक है ना? ऐसी कुछ बात कर सकते हैं। ऐसा ही डेवलपमेंटल पार्ट आएगा तब भी हिस्टोरिकल इवेंट से बात कर सकते हैं। ट्राइबल के इश्यूज आएंगे तो स्पेशल ऑब्जर्वेशंस यहाँ हमने की ही है। एनवायरनमेंट की बात करेगी तो करंट अफेयर से इंटररिलेट करने की कोशिश करेंगे हम उसको। ठीक है ना? और इकोनॉमी स्पेसिफिकली है तो डेटाबेस से इंटररिलेट कर सकते हैं बट इकोनॉमी से हम डेटा या डेफिनेशन कई बार इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी डेटाबेस इंट्रोड्यूस करते हैं या डेफिनेशन टेक्निकल डेफिनेशन है तो वो भी बता सकते हो। सवाल यहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चर ऑब्वियसली आपके ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है ना? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रिसोर्सेज, मिनरल्स ये सब भी आते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर लोगे अपने डेटाबेस के हिसाब से डिफाइन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? एनवायरनमेंट में कोई करंट इवेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली करंट इवेंट को इंट्रोड्यूस कर दो या फिर आप दूसरे पार्ट को लिख सकते हो। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? और इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे? चाहे डायरेक्शन आप 2-4 वर्ड बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये डायरेक्शन में लिखूंगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं, डायरेक्शन बताने की कोशिश करना। Explain the factors which contribute to the growth of India's pharmaceutical industry with specific reference to its concentration in the western region of India. ठीक है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। स्पेसिफिक रेफरेंस देना है वेस्टर्न आपके पार्ट पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है इंडस्ट्री। ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताना एंड डेफिनेटली वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट आई होप यू आर गेटिंग कि इंट्रोडक्शन जब लिखते हो तो क्वेश्चन की डिमांड कैसे अंडरस्टैंड करनी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।